आज सीपीसी लिखवा जाएगा भाई, तैयार नहीं है। ये सारे सोमवार को चलेगा। समय नहीं मिल पाया कल। इसके बाद आपका आईपीसी का लेक्चर चलेगा और सीआरपीसी आज लिखवा दिया जाएगा जो बचा है। और सोमवार से सीआरपीसी का लेक्चर चलेगा, आईपीसी लिखवाया जाएगा, ताकि आपका 2-3 दिन में आईपीसी हो जाए तो फिर आपका सीआरपीसी लिखवाया जाए, आईपीसी का लेक्चर मतलब बैलेंस बना रहे। देखिए, निष्पादन से हमें लिखवाना है। हेडिंग डलवाया गया था आपका इजरा या एग्जीक्यूशन। हेडिंग डाल लीजिए नए लोग जो हैं भाई। ये सारे आपका सोमवार को चलेगा भाई, बता दिया जाए। तैयार नहीं है क्योंकि इंजेक्शन, चारों इंजेक्शन अभी पढ़ाना भी है, उसी में समय लगेगा 1-2 दिन। लिखिए भाई, सीपीसी निकाल लीजिए भाई, आज समाप्त कर दिया जाए लिखवाने वाला। इधर हेडिंग डाल लीजिए इजरा या निष्पादन। इसी को निष्पादन कहते हैं, या इजरा ये लिखवा गया था, या प्रवर्तन। प्रवर्तन भी कहा जाता है, या लागू कराना, या इसको हम कहते हैं लागू कराना। लिखिए भाई, डिक्रियों तथा आदेशों को निष्पादन कराने के बारे में, डिक्रियों तथा आदेशों को निष्पादन कराने के बारे में सारवान प्रावधान सीपीसी की धारा 36 से लेकर 74 तक में किया गया है। सीपीसी की धारा 36 से लेकर यानी कि 36 से लेकर 74 तक में किया गया है, तथा इसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख आदेश 21 में किया गया है, तथा इसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख आदेश 21 में किया गया है, जिसमें कुल 106 नियम हैं। जो सबसे बड़ा आदेश है, ये प्री में उत्तराखंड आ चुका है कि सबसे बड़ा आदेश आपका सीपीसी का कौन है, तो आपका जवाब रहेगा आर्डर 21। एक बार फिर क्वेश्चन बना है आपका कि आदेश 21 में कुल कितने नियम हैं, तो 106, 107, 105, 104 ऐसे करके दिया है। तो कितने नियम है टोटल आपका? 106। भाई 2 क्वेश्चन इस पर बना है। फिर एक बार बता दिया जाए, सबसे बड़ा आदेश कौन है, तो 21 है, और टोटल कितने नियम है ये भी आ चुका है, तो आपका 106। अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई। लिखे पैरा का एरो बनाकर लिखते रहिए, पैरा चेंज कर दीजिए। निष्पादन शब्द को सीपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। निष्पादन शब्द को सीपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है।
लिखिए निष्पादन वह न्यायिक प्रक्रिया है। निष्पादन वह न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डिक्री या आदेश का प्रवर्तन कराया जाता है। जिसके द्वारा डिक्री या आदेश का प्रवर्तन कराया जाता है। इसी लाइन में लिखिएगा धारा 36 के अनुसार, धारा 36 के अनुसार डिक्री तथा आदेश के प्रवर्तन का तरीका, ये भी पूछ सकता है। डिक्री तथा आदेश के प्रवर्तन का तरीका समान है। डिक्री तथा आदेश के प्रवर्तन का तरीका समान है, मैंने एक प्रक्रिया द्वारा लागू कराई जाती है। हेडिंग डाल लीजिए डिक्री के प्रवर्तन, नहीं ऐसे लिखे डिक्री के निष्पादन। भाई आपका कंपटीशन में निष्पादन पूछेगा। डिक्री के निष्पादन हेतु समय सीमा, हेडिंग डाल लीजिएगा डिक्री के निष्पादन हेतु समय सीमा। लिखिए फर्स्ट लिखिए आज्ञापक व्यादेश की डिक्री यानी कि मैंडेटरी आपका इंजक्शन, अभी पढ़ाना भी है ये, मैंने अभी ये सारे में आपका सोमवार को पढ़ाया जाएगा। मैंडेटरी इंजक्शन लिखिए आज्ञापक व्यादेश की डिक्री का निष्पादन का समय 3 वर्ष है। 3 वर्ष। आज्ञापक व्यादेश की डिक्री के निष्पादन का समय 3 वर्ष है। सेकंड में लिखे अन्य डिक्रियों के निष्पादन का समय 12 वर्ष है, यानी कि 12 वर्ष तक आप लागू करा सकते हैं। अन्य डिक्रियों के निष्पादन का समय, क्या आप इसको लिमिटेशन पीरियड कहते हैं भाई, समय मैं लिखवा रहा हूँ लेकिन आपका परिसीमा काल चाहे तो लिख सकते हैं। समय को परिसीमा काल या अवधि या लिमिटेशन पीरियड 12 वर्ष है। ये भी अच्छे से तैयार करके जाइए, ऐसा भी क्वेश्चन अब आ रहा है। अगला लिखिए भाई आपका लिखिए निष्पादन हेतु सक्षम न्यायालय, हेडिंग डाल लीजिए, अभी सामान्य बातें ही चल रही हैं। निष्पादन हेतु सक्षम न्यायालय, इसका मतलब ये हुआ कि कौन न्यायालय सक्षम है जो डिक्री या आदेश को लागू करा सकता है। तो बताया भी गया था कि पहला न्यायालय लिखिए, फर्स्ट लिखिए, इसमें फर्स्ट लिखिए, हेडिंग थी। फर्स्ट लिखिए डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, यानी कि कौन न्यायालय डिक्री आदेश को लागू कराएगा। तो 2 न्यायालय हैं, ये भी आ चुका है यूपीजे में भी। फर्स्ट है डिक्री पारित करने वाला न्यायालय और सेकंड है अंतरिती न्यायालय। बताया गया था भाई आपका उदाहरण भी, मैंने प्रयागराज से पटना भिजवाया गया था डिक्री। सेकंड लिखिए अंतरिती न्यायालय, मैंने जिस न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है, ट्रांसफ़र की गई है। अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके रो बनाकर लिखिए उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा पारित डिक्रियों का
अपनी द्वारा पारित डिक्रियों का स्वतः निष्पादन न करके अपने अधीनस्थ न्यायालयों से उसका निष्पादन कराते हैं। स्वतः निष्पादन न करके अपने अधीनस्थ न्यायालयों से माने सबऑर्डिनेट न्यायालयों से उसका निष्पादन कराते हैं। यानी स्वतः नहीं करते, निचले न्यायालय को भेज देते हैं कि आप कराइए। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए, निष्पादन ही पक्षकारों को, ये आप उदाहरण जो मैं लिखवा रहा हूँ समझाने के लिए किसी को बता सकते हैं आप। आपका जैसे कि केला है और आपका उसको खाना है, तो निर्णय आपका डिक्री हो गया केला, और जब उसको खाएंगे तो वह निष्पादन कहलाएगा, यानी कि आपका उपभोग करना। तो इसी को आपका उदाहरण से एक लिखवाया जा रहा है। अगर कोई पूछे कि डिक्री और उसका निष्पादन क्या है, तो ये उदाहरण बता सकते हैं, उसको न समझ में आए तब, माने आम आदमी को। लिखिए, निष्पादन ही पक्षकारों को वास्तविक रूप से, पूरा वाक्य लिखिए, निष्पादन ही पक्षकारों को वास्तविक रूप से अनुतोष प्रदान करता है। डिक्री यदि फल है तो निष्पादन उसका भोग है। डिक्री यदि फल है तो निष्पादन उसका भोग है। यानी कि लिख लीजिए, तब एक बार समझा दिया जाए पुनः। जैसे ए ने बी के खिलाफ 5,000 रुपये का दावा किया, ए जीत भी गया और ए के पक्ष में डिक्री यानी कि आज्ञप्ति पारित की गई। तो ये जो डिक्री पारित की गई, ये फल मिल गया उसे, लेकिन इस फल का अब उपभोग करना है, खाना है। तो खाना है मतलब कि बी से ए को क्या किया जाए, 5,000 रुपया दिलवाया जाए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे भोग करना। यानी कि जो रकम वह जीता है, वह रकम ए को क्या किया जाए, दिलवाया जाए। इसी को निष्पादन या आसान भाषा में उदाहरण में भोग भी कह सकते हैं। अगला लिखिए भाई, आपका एरो बनाकर लिखते रहिए। हेडिंग डालिए, निष्पादन कौन करा सकता है, या निष्पादन कराने हेतु सक्षम व्यक्ति। निष्पादन कौन करा सकता है, या निष्पादन आप लिख करके भी लिख सकते हैं, निष्पादन कराने हेतु सक्षम व्यक्ति। यानी कि कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, जो निष्पादन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। उन व्यक्तियों को लिखिए। फर्स्ट लिखिए भाई, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा। आगे बैठिए हो, इधर तो है जगह। आगे आ जाए, आगे आराम से बैठिए, पीछे नए लोग ना बैठे भाई। हाँ, पुराने लोगों को ही पीछे बैठने दीजिए। नए लोग भाई फिर सलाह दी जाती है पीछे न बैठें, आगे बैठें। पीछे अपना थोड़ा कभी काल डिस्टरबेंस भी रहता है, यानी कि नीचे मोबाइल रख लेते हैं पुराने लोग, या कभी काल अपना ना समझ में आए तो अपने में एक दो लाइन गुफ्तगू करने लगते हैं, डिस्टरबेंस होता है। तो यहाँ तक सुनाई नहीं देता, सिर अपना नीचे मोबाइल रखे हैं,
तो आगे नए लोग आगे ही बैठे, ज़्यादा सही रहेगा। पुराने लोग तो ऐसे ही पीछे बैठते, आगे बैठ ही नहीं सकते। नहीं, ये हमेशा कहा गया भाई, किसी की बेइज्जती इंसल्ट नहीं की जा रही, ये हमेशा कहा जाता है और ये शाश्वत सत्य है। तो इसीलिए एक दो नए लड़के आए, अपना परिचय बना लीजिए, पीछे बैठने लगे तो उनको भाई इशारा किया कि भाई आगे बैठिए। हाँ, यानी कि पुराने लोगों के साथ बैठेंगे आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर शिकायत करेंगे कि बात कर रहे थे ये, तो भाई क्या मतलब, आगे ही बैठिए, जगह रहती है। निष्पादन देखिए कौन करा सकता है, यानी कि कौन डिक्री या आदेश को लागू कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, तो जो जीता है, और जीता है मर गया तो कौन, विधिक प्रतिनिधि। या डिक्री को अगर बेच दिया तो कौन, डिक्री का अंतरिति। और कई लोगों के पक्ष में डिक्री पारित की गई है तो उनमें से कोई। बस 4 याद रखना है, लिखिए उसको। पहला लिखिए भाई आपका फर्स्ट, डिक्रीदार, ये भी आवेदन दे, डिक्रीदार, इसको हिंदी में आज्ञप्तिधारी कहा जाता है। डिक्रीदार हिंदी में इसको कहा जाता है आज्ञप्तिधारी, माने जो जीता है। इसके बाद लिखिए, डिक्रीदार का विधिक प्रतिनिधि, डिक्रीदार का, सेकंड में लिखिएगा, डिक्रीदार का विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये भी करा सकता है। तीसरा लिखिए, डिक्रीदार का अंतरिति, यानी कि अगर डिक्री किसी को बेच दी गई यानी कि अंतरित की गई, वह भी करा सकता है। डिक्रीदार का अंतरिति। चौथा लिखिए, संयुक्त रूप से पारित, चौथे में लिखिए, संयुक्त रूप से पारित डिक्री की दशा में, संयुक्त रूप से पारित डिक्री की दशा में डिक्रीदार में से कोई भी व्यक्ति, मैंने जितने लोग जीते हैं उनमें से कोई एक भी एप्लीकेशन दे सकता है। डिक्रीदार में से कोई भी व्यक्ति। अगला इसके अब विपरीत अब लिखना है, लिखिए, किसके विरुद्ध, हेडिंग डालिए आगे, किसके विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है, हेडिंग डालिए, किसके विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। किसके विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है, लिखिए इसमें भाई, पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिए, निर्णित ऋणी के विरुद्ध, यानी कि जो हारा है, जजमेंट डेटर। फर्स्ट लिखिए, निर्णित ऋणी के विरुद्ध, बताया गया था नाम भाई, निर्णित ऋणी किसे कहा जाएगा, जो जीता है कि हारा है, हारा है। चलिए सेकंड लिखिए, निर्णित ऋणी की मृत्यु हो जाने पर, निर्णित ऋणी की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, थर्ड लिखिए, गार्निशी के विरुद्ध,
गारनिसी, इस बार यूपीजे में आया था गारनिसी, इसको लिख लीजिए। तो आदेश 21 का नियम 46A, इसी के आगे थोड़ा कोष्ट में लिख लीजिए। आदेश 21 का नियम 46A, कैपिटल ए लिखिएगा। आदेश 21 का नियम 46A, देखिए गार्निशी का आसान भाषा में लिखिए एक लाइन। निर्णित ऋणी का ऋणी, कोष्ट में लिख लीजिए इसी में, निर्णित ऋणी का ऋणी। कई जगह ये कंपटीशन में आ चुका है, एक बार फिर आपका इसको समझा दिया जाए। निर्णित ऋणी का ऋणी, देखिए भाई आपका ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है और 5,000 का दावा करता है। ए जीता तो ए का नाम होगा डिक्री होल्डर या आज्ञप्तिधारी या डिक्रीधारी। बी हार गया है तो बी का नाम होगा निर्णित ऋणी या जजमेंट डेटर। तो सामान्य नियम है कि ए या तो बी से 5,000 वसूले, अगर बी मर गया है तो उसके विधिक प्रतिनिधि से, और कल बताया गया था कि विधिक प्रतिनिधि किस सीमा तक दायी होंगे, जिस सीमा तक वह बी की संपत्ति पाए हैं और उचित रूप से खर्चा न किए हो। आसान भाषा में आइए, बयानित नहीं, खर्चा न किए हों। अब बी ने क्या काम किया था कि सी को मान लीजिए 5,000 रुपया उधार दिया था, यानी कि ये जो निर्णित ऋणी था यह किसको 5,000 रुपया उधार दिया था, सी को, यानी कि सी को ही हम क्या कहेंगे, गारनिसी। ये सी का नाम याद रखिए, क्या कहा जाता है, गारनिसी। तो गारनिसी कौन हुआ, तो निर्णित ऋणी कौन हुआ, बी, और उसका ऋणी कौन हुआ, सी। तो यही तो हम लिखवाए हैं, गारनिसी का मतलब क्या, निर्णित ऋणी का ऋणी। यही आप, तो क्या ए सी के खिलाफ डिक्री का निष्पादन करा सकता है कि नहीं, करा सकता है। और आपको गार्निशी को सूचना दी जाएगी कि आप बी का जो 5,000 उधार लिए हैं वह वापस न करिएगा, क्योंकि मैं 5,000 क्या किया हूँ, बी के खिलाफ जीता हूँ। तो कौन सूचना देगा, ए, किसको देगा, सी को। तो गार्निशी के खिलाफ भी डिक्री को लागू कराया जा सकता है। आगे देखिए भाई आपका सामान्य बातें समाप्त हो गई, अब सेक्शन वाइज आइए। सामान्य बातें हो गई, अब लिखिए धारा 36, डिक्रियों तथा, धारा 36 लिखिए भाई, डिक्रियों तथा आदेशों का निष्पादन, डिक्रियों तथा आदेशों का निष्पादन। वैसे सामान्य बातों में भी लिखवा गया था, एक लाइन फिर लिखिए। लिखिए डिक्री, इन दोनों का निष्पादन एक ही रीति से किया जाता है। एक लाइन बस लिख लीजिए, इन दोनों का निष्पादन एक ही रीति से किया जाता है, माने सेम मेथड है, कोई अंतर नहीं है। इन दोनों का निष्पादन एक ही रीति से किया जाता है। अगला लिखिए भाई आपका धारा पहले 38 लिखिएगा, लिखिए सेक्शन 38, डिक्री के निष्पादन हेतु सक्षम न्यायालय। पहले धारा 38 लिखिएगा, 37 नहीं। डिक्री के निष्पादन हेतु, ये प्री में आ चुका है भाई, सतर्क रहेगा, सेक्शन आया है, ये यूपीजे में आया, अंडरलाइन कर लीजिएगा। डिक्री के निष्पादन हेतु सक्षम न्यायालय किस धारा में दिया गया है, ये क्वेश्चन बना है।
तो आपका जवाब रहेगा धारा 38। यानी कि कौन न्यायालय डिक्री का निष्पादन करा सकता है, इसका प्रावधान कहाँ है, तो धारा 38। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, निम्नलिखित दो न्यायालय, ये धारा 38 में चल रहा है, निम्नलिखित दो न्यायालय डिक्री का निष्पादन करा सकते हैं। फर्स्ट लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिए, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय। कोष्ट में आगे सेक्शन जोड़ लीजिए, सेक्शन 37। कहाँ ये परिभाषित है न्यायालय, 37। सेकंड लिखिए, अंतरिती न्यायालय, सेकंड में लिखिए अंतरिती न्यायालय। ये सेक्शन आगे जोड़ लीजिएगा 39। ये दो न्यायालय सक्षम है। 39 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, धारा 37 सब लिखिए, अब सही रहेगा मॉडल। धारा 37, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, हेडिंग डाल लीजिए, धारा 37, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय। यानी कि कौन न्यायालय है जो डिक्री पारित करने वाला माना जाएगा, लिखिए। इसमें आपका अंदर से भी पूछ सकता है, यदि डिक्री अपील में पारित की गई है, यदि डिक्री अपील में पारित की गई है, तब डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, तब डिक्री पारित करने वाला न्यायालय वह कहा जाएगा, वह कहा जाएगा जिसने प्रथम बार डिक्री पारित की थी, जिसने प्रथम बार डिक्री पारित की थी। यानी कि आपका प्रथम बार डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, जैसे कि आपका उदाहरण भी बताया गया कि जिला जज ने डिक्री पारित की, हाई कोर्ट में अपील हुई, सुप्रीम कोर्ट में, तो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कौन कहा जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट न बना दीजिएगा, कौन न्यायालय, जो सबसे पहले क्या पारित किया था, डिक्री, तो कौन न्यायालय इसमें कहलाएगा, जिला जज। लिखिए आपका, इसके बाद लिखिए धारा 39, धारा 39, डिक्री का अंतरण, हेडिंग डाल लीजिए, डिक्री का अंतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ डिक्री। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर, डिक्रीदार के आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को, उसे सक्षम अधिकारिता वाले
न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजेगा। निष्पादन के लिए भेजेगा। ऐसा अंतरण निम्नलिखित दशाओं में किया जा सकेगा। ऐसा अंतरण निम्नलिखित दशाओं में किया जा सकेगा। फर्स्ट सेकंड करके लिखिए या ए बी बना लीजिएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, स्मॉल ए लिखिए। यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, ए में लिखिएगा, 4 खंड हैं इसमें। यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर, इसी लाइन में लिखिएगा अभी, अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है। वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है, बिजनेस करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। सेकंड लिखिए आपका बी। यदि निर्णीत ऋणी की संपत्ति, बी में लिखिएगा, यदि निर्णीत ऋणी की संपत्ति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की, यदि निर्णीत ऋणी की संपत्ति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर हो, स्थानीय अधिकारिता से बाहर हो। सी लिखे भाई। यदि डिक्री स्थानीय अधिकारिता से बाहर यदि डिक्री स्थानीय अधिकारिता से बाहर अचल संपत्ति के विक्रय या परिधान के लिए पारित की गई हो, चल नहीं भाई, अचल, अचल संपत्ति के, फिर एक बार देखिए, यदि डिक्री, वाक्य बोलिए तो पूरा, हाँ लिखिए, यदि डिक्री स्थानीय अधिकारिता से बाहर अचल संपत्ति के विक्रय या परिधान का निर्देश देती हो, अचल संपत्ति के विक्रय या डिलीवर परिधान का निर्देश देती हो,
नहीं नहीं, निर्देश देती हो, पारित नहीं, निर्देश देती हो। अगला लिखिए भाई आपका डी लिखिए। यदि न्यायालय किसी अन्य कारण से यदि न्यायालय किसी अन्य कारण से डिक्री का निष्पादन अपनी अधिकारिता से बाहर निष्पादन कराने के लिए उचित समझता हो, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखिए और तब आगे बढ़ा जाए। लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। कोई न्यायालय स्वतः अपनी अधिकारिता के बाहर, नहीं ऐसे लिखिए, कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता के बाहर, ये हो सकता है टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए। कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता के बाहर डिक्री का निष्पादन करने में सक्षम नहीं होगा, यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। भेजना ही होगा भाई, और कोई उपाय नहीं है। यहाँ से क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र। अगला लिखिए भाई धारा 40। किसी अन्य राज्य के न्यायालय की डिक्री का अंतरण, किसी अन्य राज्य के न्यायालय की डिक्री का अंतरण, यानी कि उत्तर प्रदेश से बिहार एमपी भेज दीजिए। अन्य राज्य के न्यायालय की डिक्री का अंतरण क्या फोर्थ वही तो लिखवाया गया। मैंने इस धारा की कोई बात किसी न्यायालय को अपनी अधिकारिता से बाहर स्वतः डिक्री के निष्पादन का अधिकार नहीं देती। तो लास्ट लाइन वही लिखवाया गया कि अगर प्रयागराज का न्यायालय डिक्री पारित किया है और आपका पटना में या कहीं निष्पादित दूसरी जगह कराना है, तो प्रयागराज का न्यायालय स्वयं नहीं करा सकता आपका, क्योंकि वह सक्षम नहीं है। उसी को हमने दूसरी भाषा में बताया कि उसे सक्षम नहीं है तो ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि जहाँ निष्पादन कराना है वहाँ क्या कर दे। वो थोड़ा भाषा निगेटिव लिखी गई है, मैं पॉजिटिव में लिखवाया हूँ। नहीं, वो थर्ड अलग है भाई, सक्षमता बताती है। और फोर्थ में ये है कि आप अधिकारिता से बाहर, फिर एक बार देखिए तीसरे खंड में कौन न्यायालय सक्षम होगा आपका जहां ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये बताता है। तो जब डिक्री का अंतरण किया जा रहा है उस समय वहां का न्यायालय सक्षम होना चाहिए, ये तीसरा बता रहा है। चौथा खंड बता रहा है कि भाई आप जब अधिकारिता से बाहर डिक्री का निष्पादन कराना है तो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वतः नहीं करा सकता। तो नहीं करा सकता तो उपाय हमने अपने मन से बताया कि क्या करना पड़ेगा उसे, अंतरण। तो तीसरा में सक्षमता बताती हैं, चौथा में अधिकारिता से बाहर स्वतः निष्पादन पर रोक लगाया गया, और कोई इसमें नहीं है कोई खास। अगला लिखिए भाई आपका 41 भी छोड़ दीजिए, 42 लिखिए। 42 धारा
नहीं वो लिखना नहीं है भाई, बस हेडिंग डालिए वो और कुछ नहीं। इसके बाद लिखिए सेक्शन 42, हर एक धारा नहीं पढ़नी है, कुछ धाराएं छोड़ेंगे भी कि। लिखिए 42, अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां। हेडिंग डालिए अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जिस न्यायालय को निष्पादन के लिए जिस न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री का अंतरण किया गया है, डिक्री का अंतरण किया गया है, उस न्यायालय को ऐसी डिक्री के निष्पादन में वे ही शक्तियां होंगी जो उसकी होती यदि वह उसके ही द्वारा पारित की गई होती, यदि वह उसके ही द्वारा पारित की गई होती। यानी कि मान लीजिए कि प्रयागराज का न्यायालय है और आपका लखनऊ कह सकते हैं कि न्यायालय में ट्रांसफ़र किया डिक्री के निष्पादन के लिए, तो लखनऊ के न्यायालय को डिक्री के निष्पादन करने में क्या शक्ति होगी? तो पहला नियम है वही शक्ति होगी जो उसे होती, जो वह अगर स्वयं डिक्री पारित करता तो निष्पादित कराता, माने पूरी शक्ति मिल गई। इसके बाद थोड़ा और व्यापक भी किया गया, लिखिए ऐसे व्यक्ति जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं, यानी कि वायलेशन करते हैं, इसी लाइन में लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं या उसके निष्पादन में बाधा पहुंचाते हैं, ऐसे न्यायालय द्वारा दंडनीय होंगे। माने उनको भी दंड देने की उस न्यायालय को क्या होगी? शक्ति। दंड दे सकता वह न्यायालय, यानी कि लखनऊ का उदाहरण के रूप में। अगला लिखिए भाई, समझाया गया था ये, अपील वाला पढ़ना नहीं है आपका, जो मुख्य रूप से है आपका 2-3 पॉइंट और हैं। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, अंतरिती न्यायालय यदि उचित समझे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। नहीं अभी 42 में ही, अंतरिती न्यायालय यदि उचित समझे तब किसी अन्य न्यायालय को डिक्री निष्पादन हेतु अंतरित कर सकता है। अंतरिती न्यायालय यदि उचित समझे तब किसी अन्य न्यायालय को
डिक्री का अंतरण कर सकता है? या डिक्री को कुर्क भी कर सकता है? इसी लाइन में लिख लीजिए, बार बार ना लिखवाना पड़े। या डिक्री को कुर्क भी कर सकता है, या करके लिखिए, या विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, या विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करा सकता है, या विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करा सकता है। मैंने निर्णय त्रिणय मर गया तो किसके विरुद्ध करा सकता है? कुर्क विवाह कर सकता है, उदाहरण बताया गया था। इसके बाद लिखिए धारा 44A, 2 धाराएं छोड़ दीजिएगा। धारा 44A से फिर क्वेश्चन बनता है। लिखिए, हेडिंग डालिए, व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के। भाई आपका व्यतिकारी न समझ में आए तो इंग्लिश में रिसिप्रोकल कहा जाता है, रिसिप्रोकल। और हिंदी में और शब्द है पारस्परिक। पारस्परिक ना है तो लिख सकते हैं व्यतिकारी, बताया भी गया था। लिखिए, व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। पैराग्राफ चेंज करके लिखे इसमें, ऐसी दशा में जिला जज के न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा। ऐसी दशा में जिला जज के न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा तथा उसके साथ विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी, तथा उसके साथ विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी। अटैच की जाएगी। तब जिला न्यायाधीश ऐसे निर्णय का निष्पादन उस तरीके से करेंगे मानो उन्होंने वह निर्णय स्वयं पारित किया हो। मानो उन्होंने वह निर्णय स्वयं पारित किया हो। इसको थोड़ा कोरिलेट करके लिख लीजिए, अलग से भी क्वेश्चन बन रहा है। लिखिए कोरिलेट करके भाई, थोड़ा पहले कॉन्ट्रैक्ट में कोरिलेट करिए, झारखंड में क्वेश्चन बना था। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, ये सीपीसी में आपका हो गया 44 से। लिखिए, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2F में, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए भाई, ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। भारतीय संविदा अधिनियम
की धारा 2F, स्मॉल एफ लिखिएगा, धारा 2F में व्यतिकारी वचन रिसिप्रोकल प्रामिज, व्यतिकारी वचन या इसको इंग्लिश हिंदी में और कहते हैं पारस्परिक वचन, व्यतिकारी वचन को परिभाषित किया गया है। व्यतिकारी वचन को परिभाषित किया गया है। एक लाइन लिख लीजिए परिभाषा। जब संविदा के दोनों पक्षकार लिखिए, जब संविदा के दोनों पक्षकार एक दूसरे को वचन दिए हों एक दूसरे को वचन दिए हों तथा दोनों को अपने अपने वचनों का अपने अपने वचनों का पालन करना हो, इसे व्यतिकारी वचन कहा जाता है। इसे व्यतिकारी वचन कहा जाता है, रिसिप्रोकल प्रामिज। देखिए एक उदाहरण बता दिया जाए। ए ने बी से कहा कि हे बी, मैं तुम्हें 100 किलो चावल बेचूंगा। तो ए ने वचन क्या दिया है बी को कि 100 किलो चावल देने का, और बी ने अपनी ओर से वादा किया है कि इसके लिए 10,000 रुपया मैं तुम्हें अदा करूंगा। तो आप लोग बताइए, ए ने अपनी ओर से वचन दिया कि नहीं? क्या देने का दिया है? चावल। और बी ने पैसा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? रिसिप्रोकल प्रामिज। सीआरपीसी में लिखिए भाई, आपका पूछा गया था, उत्तराखंड यूपी में भी आ चुका है, ये संविदा अधिनियम में बताया गया। अगला लिखिए, सीआरपीसी की धारा 105 में सीआरपीसी की धारा 105 में व्यतिकारी राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। व्यतिकारी राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। ये आपका यूपी एपीओ में भी आ चुका है और बिहार कई राज्यों में, अंडरलाइन कर लीजिए, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र। इसके बाद आपका झारखंड ने जो मॉडल बनाया 105A से बनाया सीआरपीसी कि संविदाकारी राज्य कहाँ परिभाषित है, तो उसको भी लिखिए। सीआरपीसी की धारा 105A के तहत, कैपिटल ए लिखिएगा, सीआरपीसी की धारा 105A नई धारा है के तहत संविदाकारी राज्य को परिभाषित किया गया है। ये झारखंड ने बनाया, माने एक कदम आगे जाकर, कहीं कभी क्वेश्चन नहीं बनता था। संविदाकारी राज्य को परिभाषित किया गया है, ये भी याद करना है। तो आप ब्रेक ले लिए तब पढ़ा जाए भाई, फिर सर्दी जुकाम कल अस्त व्यस्त हो जा रहा है जीवन, इसीलिए सर्दी जुकाम फिर तेज पकड़ लिया है। अरे लिखवा ही जाएगा भाई आज, अभी पूरा करवा देते हैं जितना पढ़ा गया पूरा।
ताकि आप लिखवाने का कार्यक्रम समाप्त हो। सीपीसी में धारा 45 हेडिंग डाल लीजिए, भी एक लाइन लिखना है, केवल 2 लाइन। भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन, हेडिंग डाल लीजिए, भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन। लिखिए, आपका सेक्शन 46 लिखिए। इसको छोड़ सकते हैं पढ़ते समय। 46 से क्वेश्चन बना है, लिखिए। बिहार में आपका टिप्पणी में मेंस में भी बनाया है ये। प्रीसेप्ट्स या आज्ञा पत्र, हेडिंग डालिए, प्रीसेप्ट्स या आज्ञा पत्र। लिखिए इसमें, जब डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जब डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर जब डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर उचित समझता है तब वह किसी ऐसे अन्य सक्षम न्यायालय को यह आज्ञा पत्र निकाल सकेगा कि वह निर्णीत ऋणी की उस आज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट माने स्पेशल रूप से दी गई। विनिर्दिष्ट मतलब विशिष्ट होता है। विनिर्दिष्ट कोई भी संपत्ति कुर्क कर ले, यानी कि अटैच कर ले। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जिस न्यायालय को आज्ञा पत्र भेजा जाता है वह न्यायालय उस संपत्ति को कुर्क कर सकेगा तथा ऐसी कुर्की 2 मास तक प्रवृत्त रह सकेगी। अंडरलाइन कर लीजिएगा, समय ज़्यादा पूछा जाता है। तथा ऐसी कुर्की 2 मास तक
प्रवृत्त रह सकेगी। भाई अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 मास वाला नियम पूछा जाता है, ज़्यादा बताया भी गया था कल, आपका समझाया भी गया था कल। अगला लिखिए भाई आपका धारा 46 के बाद लिखिए धारा 47। प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। प्रश्न जिसका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। इसको भाई 5 लाइन 6 लाइन छोड़ दीजिएगा, अभी पढ़ाया नहीं गया है, सोमवार को आपका प्रयास करते हैं। 5 लाइन छोड़कर लिखिए, क्योंकि समझा जाएगा तब। इसमें 2-3 कुछ टेक्निकल पॉइंट है, उसको बताना है। 5 लाइन छोड़ दीजिएगा, लिखवाते समय वही लिख लेना है। अगला लिखिए आपका धारा 49, 48 निश्चित हैं, 49 लिखिए। यहाँ आपका पूछा जा सकता है। लिखिए भाई अंतरिति, हेडिंग डाल लीजिए अंतरिति। यहाँ एक सिद्धांत पूछा जाता है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। ये किस धारा में समाहित है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 49। लेकिन पहले लिखवा दिया जाए तब सिद्धांत। बेरेक की भाषा लिखिए भाई आपका डिक्री का हर अंतरिति उसे उन साम्याओं के अधीन रहते हुए डिक्री का हर अंतरिति उन्हें उन साम्याओं के माने इक्विटी के अधीन रहते हुए धारण करेगा, माने पाएगा, होल्ड करेगा, धारण करेगा जिन्हें निर्णित ऋणी मूल डिक्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था। जिन्हें निर्णित ऋणी मूल डिक्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था। फिर देखिए भाई उदाहरण देखिए आपका बताया गया था, फिर इसको उदाहरण से एक बार समझा दिया जाए। ए बी में मुकदमा चला और ए ने मांग की कि हजूर बी हमारा 5,000 रुपया लिया है, इसे दिलवाया जाए। तो बी ने अपने लिखित कथन में ये कहा था कि ए भी हमारा 3,000 रुपया लिया है और ये भी हमें ए से क्या किया जाए, दिलवाए। तो दोनों जीत गए, ए 5,000 जीता और बी कितना जीता, 3,000। और ए ने जो 5,000 की डिक्री पाई थी उसे ट्रांसफ़र कर दी, अंतरित कर दी, दूसरे को दे दी। किसको दे दी, सी को। अब सी किसके खिलाफ जाकर डिक्री को लागू करा रहा है, बी के। कितना वसूल रहा है, 5,000। तो बी का जो अधिकार ए के खिलाफ था, कितना वसूलने का, तो क्या बी का यह अधिकार अंतरित या सी के खिलाफ बना रहेगा कि समाप्त हो जाएगा, बना रहेगा। तो इसी को कहा जाता है कि साम्य की मांग करने वाले को, यानी कि जब सी अपना 5,000 मांगे
तो जो बी 3000 जीता था उसी मुकदमे में, वह भी आपका उसका भी हक न मारे, यानी कि अपना हक मांगिए, लेकिन दूसरे का भी हक देने के लिए तत्पर और क्या रहिए, यानी कि साम्य की मांग करने वाले को साम्य का क्या करना पड़ेगा, पालन। पालन मतलब कि आप बी का 3000 क्या करिए, मान्यता दीजिए, ये नहीं कि केवल अपना वसूलिए। लिखिए, इस धारा में यह सिद्ध, इस धारा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस धारा में साम्य का इस धारा में साम्य का यह सिद्धांत समाहित है कि यह सिद्धांत समाहित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। अगला लिखिए भाई आपका धारा 50, धारा 49 समाप्त हो गई, धारा 50 लिखिए। लिखिए, विधिक प्रतिनिधि विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई आपका, जब कोई डिक्री निर्णीत ऋणी के विरुद्ध पारित की गई हो, जब कोई डिक्री निर्णीत ऋणी के विरुद्ध पारित की गई हो, और उसके पूर्णतः तुष्ट किए जाने के पूर्व, और उसके पूर्णतः तुष्ट किए जाने के पूर्व, ना तो कोष्ठ में लिख लीजिएगा, पूर्णतः प्रवर्तन किए जाने के पूर्व, यानी कि पूरा पैसा अभी वसूल नहीं हो पाया। जैसे 5000 जीता था, या तो एक पैसा भी वसूल नहीं हो पाया, या 2500 हो पाया था और 2500 अभी क्या था, फंसा था, तब तक कौन मर जाता है, निर्णीत ऋणी। इसी को कहते हैं पूर्णतः तुष्ट हो जाने के पूर्व। निर्णीत ऋणी की, इसी लाइन में आगे लिखिए, निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाती है, निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाती है, तब डिक्रीदार के आवेदन पर तब डिक्रीदार के आवेदन पर ऐसी डिक्री का निष्पादन निर्णीत ऋणी के विधिक मृत निर्णीत ऋणी के, माने जो मर गया, निष्पादन मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कराया जा सकेगा। मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कराया जा सकेगा। ऐसी डिक्री के निष्पादन में
ऐसी डिक्री के निष्पादन में विधिक प्रतिनिधि उस सीमा तक उत्तरदायी होंगे विधिक प्रतिनिधि उस सीमा तक उत्तरदायी होंगे जिस सीमा तक वह मृतक की संपत्ति पाए हों। जिस सीमा तक वह मृतक की संपत्ति पाए हों। अगला लिखिए धारा 52। 51 अभी बीच में छोड़ दीजिएगा, पहले विधिक प्रतिनिधि हो जाए तब 51 लिखना है। लिखिए धारा 52, ये भी कई बार प्री में आ चुका है। हेडिंग डालिए विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन। विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन। लिखिए इसमें भाई आपका जब वाद की लंबितावस्था में जब वाद में निर्णय आने के पूर्व ही जब वाद में निर्णय आने के पूर्व ही प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है, मैंने अभी निर्णय नहीं आया था, जब वाद में निर्णय आने के पूर्व ही प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तथा उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिवादी बनाया जाता है तथा उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिवादी बनाया जाता है तथा डिक्री विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध पारित की जाती हैं। अब प्रतिवादी के नहीं, क्योंकि वो तो मर गया है मुकदमे के दौरान। तथा डिक्री विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध पारित की गई हो या की जाती है, की गई हो, तब विधिक प्रतिनिधि उस सीमा तक उत्तरदायी होगा, तब वही नियम चलेगा। तब विधिक प्रतिनिधि उस सीमा तक उत्तरदायी होगा जिस सीमा तक वह मृतक की संपत्ति पाया हो। लेकिन देखिए पहले वाले में भी लिखवाना था, यहाँ भी लिख ले लेकिन लगाकर लिखिएगा। लेकिन उचित खर्चों को इसमें से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उचित खर्चों को इसमें से निकाल दिया जाएगा। अगला लिखिए धारा 51। बैक हो जाइए, अब 51 लिखिए भाई। 50 और 52 एक साथ पढ़िएगा। धारा 51 निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियां। निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियां। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
डिक्रीदार के आवेदन पर न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर न्यायालय निम्नलिखित तरीकों से निम्नलिखित एक या एक से अधिक तरीकों लिखिएगा। निम्नलिखित एक या एक से अधिक तरीकों से निम्नलिखित एक या एक से अधिक तरीकों से डिक्री का निष्पादन करा सकता है। वही तरीका लिखना है और इसको आगे डिटेल में ही पढ़ना है। लिखिए तरीका भाई 5 तरीका है, 5 में से एक तरीका अपनाए या एक से अधिक, ये याद रखिए। पहला तरीका लिखिए संपत्ति का परिधान करके। 5 तरीके हैं, पांचों लिखने अलग अलग। पहला है प्रॉपर्टी का डिलीवर करके, यानी कि संपत्ति का परिधान करके। दूसरा तरीका लिखिए कुर्की और विक्रय या कुर्की के बिना विक्रय, यानी कि अटैच एंड सेल, या बिना अटैच के ही डायरेक्ट क्या कर दिया जाए, सेल। लिखिए कुर्की और विक्रय या कुर्की के बिना विक्रय, माने डायरेक्ट क्या किया जाए, सेल कर दिया जाए। तीसरा तरीका लिखे गिरफ्तारी और निरोध। तो कल एक सामान्य बात बताई गई कि जब गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा तो अधिकतम कितना समय बताया गया था, 3 मास, वो भी 5000 से अधिक की डिक्री हो तब। स्त्री को गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं धन की डिक्री में। चलिए ठीक है, जाकर आगे लिखिए भाई। चौथा लिखिए तरीका रिसीवर की नियुक्ति। रिसीवर की नियुक्ति यानी कि प्रापक की नियुक्ति। प्रापक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में रिसीवर। अगला लिखिए अन्य किसी तरीके से। पांचवा लिखिए अन्य किसी तरीके से केस लिखिए भाई जूली जॉर्ज वर्गीज वर्सेज जूली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, जूली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। लिखिए निर्णय लिखिए, हो गया ना। जूली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। लिखिए इसमें निर्णय क्या आया। यदि निर्णित ऋणी निर्धन है, यानी कि हारने वाला व्यक्ति, यदि निर्णित ऋणी निर्धन है तब ऐसी दशा में डिक्री के निष्पादन में उसे गिरफ्तार करना, तब ऐसी दशा में डिक्री के निष्पादन में उसे गिरफ्तार करना तथा निरोधित करना, माने जेल भेजना, तथा निरोधित करना अनुच्छेद 21 में दिए गए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा।
उल्लंघन माना जाएगा, माने गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब गरीब हैं तो भाई कहाँ से दे। बताया भी गया था, बैंक वाला उदाहरण, ज़बरदस्ती जेल भेज देते थे तो, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अगला लिखिए भाई आपका 52 हो गया। इसके बाद लिखिए 53 लिखिए पैतृक संपत्ति का दायित्व कम पूछा जाता है। पैतृक संपत्ति का दायित्व अगला लिखिए धारा 54 आपका एक क्वेश्चन एक बार बनाए केवल। संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। लिखिए धारा 54 संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। संपदा का विभाजन या शेयर को अलग करना, अंश का पृथक्करण। लिखिए यदि ऐसी संपत्ति का विभाजन करना हो, वही कलेक्टर ही याद करना है। यदि ऐसी संपत्ति का विभाजन करना हो जिस पर राजस्व निर्धारित हो। देखिए जिस पर राजस्व निर्धारित हो का मतलब कि जो भू राजस्व देती हो, जिस पर राजस्व निर्धारित हो, तब ऐसी संपत्ति का विभाजन उस जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। उस जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। हेडिंग डालिए अब भाई आपका गिरफ्तारी और निरोध। देखिए अगले क्लास चलना मुश्किल लग रहा है भाई, क्योंकि धीरे धीरे सब मैंने काफ़ी दिक्कत आ रही है। अस्त व्यस्त सब जीवन हो गया था, इसलिए थोड़ा समस्या। सोमवार से शेड्यूल सही होगा अभी। लिखिए भाई आपका गिरफ्तारी और निरोध। लिखिए धारा 55 से लेकर 59 तक, धारा 55 से लेकर 59 तक, पहले पूरा लिख लेना है। कहाँ से कहाँ तक है ये? 55 से लेकर आपका 59 तक। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। इस अधिनियम की धारा 51 के क्लाज सी के तहत इस अधिनियम की धारा 51 के क्लाज सी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय डिक्री या आदेश का निष्पादन डिक्री या आदेश का निष्पादन
निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके तथा उसे निरुद्ध करके, निरुद्ध करना मतलब कि सिविल कारागार में भेजना, तथा उसको डिटेन करके, निरुद्ध करके करा सकेगा, निरुद्ध करके करा सकेगा। इसके बारे में विस्तृत प्रावधान, इसी लाइन में लिखिए, इसके बारे में विस्तृत प्रावधान धारा 55 से लेकर 59 तक में किया गया है। 55 से लेकर 59 तक में किया गया है। लिखिए धारा 55 भाई, पढ़ाया नहीं गया लेकिन लिख लीजिए, कुछ पढ़ाया जाएगा सोमवार को। यह भी लिखिए धारा 55, गिरफ्तारी और निरोध। क्लाज वाइज यहाँ पूछा जाता है, थोड़ा क्लाज वाइज सतर्क रहना पड़ेगा। प्रोविजो वाइज, क्लाज वाइज। लिखिए भाई, आपका हेडिंग डालिए गिरफ्तारी और निरोध। 1 में लिखिए, लिखिए निर्णित ऋणी को डिक्री के निष्पादन में, क्लाज 1 में लिखिएगा, निर्णित ऋणी को डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा। ये सामान्य नियम है। किसी भी समय, फिर एक बार देखिए, निर्णित ऋणी को डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखे परंतु, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, परंतु उसकी गिरफ्तारी करने के लिए, ये पहला परंतु चल रहा है, परंतु उसकी गिरफ्तारी करने के लिए निवास गृह में, यानी कि घर में, निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व, सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं किया जाएगा, प्रवेश नहीं किया जाएगा। यानी कि पहले आपका परंतुक लगा, दूसरा परंतुक लिखिए, चूंकि 4 परंतुक हैं, पहला परंतुक हुआ, लिखिए परंतुक दूसरा। लिखिए किसी निवास गृह को तब तक तोड़कर प्रवेश नहीं किया जाएगा किसी निवास गृह को तब तक तोड़कर प्रवेश नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे निवास गृह के जब तक कि ऐसे निवास गृह के अधिभोगी द्वारा, अधिभोगी माने जो कब्जा रखता है, वहाँ है अंदर, अधिभोगी द्वारा उसमें प्रवेश से इनकार न कर दिया गया हो, अधिभोगी द्वारा
प्रवेश से इनकार मैंने मना करता है, यानी कि अंदर से बंद कर लिया हो उसको क्या, प्रवेश से इनकार। इसको आपका ऐसा लिखवाया जाए कि भाई अंदर से मैंने आपका घुसने ही नहीं दे रहा, जैसे कि अंदर से कुंडी लगा लिया, तो लिखिए प्रवेश से इनकार न कर दिया, वहीं लिखिए। अब आगे पढ़ाते समय इसको सुधारा जाएगा। प्रवेश से इनकार मतलब कि आपका अंदर से क्या लगा दिया है, कुंडी, और खटखटा जा रहा है, दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है, तब घर में कैसे घुसा जाएगा, आपका तोड़ दिया जाएगा दरवाज़ा खिड़की, और क्या। परंतु तीसरा लिखिए भाई, तीसरा परंतुक लिखिए, अगर ऐसा निवास गृह किसी स्त्री के कब्जे में है, नहीं अधिभोग लिखिएगा, यदि ऐसा निवास गृह, तीसरा परंतुक चल रहा है, किसी स्त्री के अधिभोग में है, जो देश की रूढ़ियों के अनुसार, जो देश की रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, लोगों के सामने नहीं आती है, तब निवास गृह में प्रवेश करने के पहले, तब निवास गृह में प्रवेश करने के पहले ऐसी स्त्री को निकल जाने के लिए, निवास गृह में प्रवेश के पहले ऐसी स्त्री को निकल जाने के लिए उचित समय और सुविधा प्रदान की जाएगी, उचित समय और सुविधा प्रदान किया जाएगा। चौथा परंतुक लिखिए, आपका क्लास 1 में ही चल रहा अभी। परंतुक नंबर 4, यदि ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति, यदि ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति डिक्री की पूरी रकम तथा खर्चा, डिक्री की पूरी रकम तथा गिरफ्तारी का खर्चा, गिरफ्तारी सब जोड़ लीजिएगा, डिक्री की पूरी रकम तथा गिरफ्तारी का खर्चा उस व्यक्ति को संदत्त कर देता है, संदत्त माने दे देता है, उस व्यक्ति को संदत्त कर देता है जिसने गिरफ्तार किया है, तब ऐसा गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति अब रखा जाएगा जेल में कि छोड़ा जाएगा। भाई क्यों उसको गिरफ्तार किया गया, क्या नहीं दे रहा था, तो तुरंत छोड़ा जाएगा। तब ऐसा गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उसे तत्काल छोड़ देगा, उसे तत्काल छोड़ देगा। इस प्रकार आपका पढ़ाना है भाई, इसको आपका सोमवार को पढ़ाया जाएगा। देखिए अगला क्लास चलाना मुश्किल है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, फ्लो बन ही नहीं पाएगा पढ़ाने में, ये समस्या है। बंद ही कर दिया, सोमवार से सही ढंग से चले।